दिल्ली दौरे पर रवाना हुए टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे पर सियासी हलचल तेज हो गई है। बहन के जन्मदिन में शामिल होने जा रहा हूं, कोई राजनीतिक दौरा नहीं, सिंहदेव ने कहा है। जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार वे दिल्ली दौरे पर क्यों जा रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि किसी भी राजनीतिक कोई दौरा नहीं है, वे अपनी बहन के जन्मदिन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से, सिंहदेव के दिल्ली दौरे पर सियासी हलचल। टीएस सिंहदेव दिल्ली दौरे पर, और यहां दिल्ली जाने से पहले उन्होंने बताया कि बहन का जन्मदिन है, जिसके चलते वे दिल्ली जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ ममता लांजेवाल जुड़ गई हैं। ममता, अब पंजाब की जो तस्वीर देखी है उसके बाद अब टीएस सिंहदेव अचानक से दिल्ली दौरे पर, हालांकि ये कहना जरूर है कि बहन के जन्मदिन पर जा रहे हैं, क्या वाकई यही माना जाएगा? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी लगातार ये बात कहती रही है, और बीच में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो दिल्ली गए थे, तमाम विधायक और कांग्रेस के सांसद, महापौर तक दिल्ली गए थे, और उसके बाद में जब वो वापस लौटे थे तो ये कहा गया था कि तमाम जो सियासी उठापटक है उसका पट्टाक्षेप हो गया है। लेकिन उसके बाद भी ये मुद्दा जो 2.5 साल को लेकर लगातार जो है वो अभी भी चर्चा में है। ऐसे में जब भी टीएस सिंहदेव जब दिल्ली जाते हैं या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली जाते हैं तो चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। पंजाब में हाल में जो घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से वहां पर जो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है और नए मुख्यमंत्री बने हैं, और उसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का जो दिल्ली दौरा है, दौरे की जब बात आई तो उसके बाद से ही लगातार इस सियासी जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई, और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी को जो है एक मौका मिल गया है। वो बीच बीच में इस बात को लेकर ये बात उठाती रही है कि कांग्रेस जो हाईकमान है वो सब चीजें स्पष्ट क्यों नहीं कर देता। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जब पंजाब में लगातार उठापटक चल रही थी तब भी इस बात पर नजर रखी जा रही थी कि क्या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कोई दिल्ली दौरा होता है, और उस समय हालांकि वो यहीं थे। आज जब वो दिल्ली रवाना हुए तो उसके पहले भी, कल से जब ये खबर आई कि वो आज दिल्ली जा सकते हैं, लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। हालांकि जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि ये कोई भी पॉलिटिकल दौरा नहीं है, ये एकदम निजी दौरा है, और हिमाचल में जो उनकी सिस्टर है उनका जन्मदिन है और उसी जन्मदिन को मनाने के लिए वो जा रहे हैं। भाई बहन का जो प्यार है, और उन्होंने कहा कि वो 24 तारीख को लौट आएंगे, लेकिन किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल दौरा ये नहीं है, नहीं कोई नेतागिरी। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि इस तरीके का कोई अभी जो है कोई दौरा है। जी बिल्कुल, हमने पहले भी सियासी घटनाक्रम पर जब बड़े बड़े बदलाव देखे हैं ममता, तो कभी किसी भी नेता या मंत्री या विधायक को ये नहीं सुना है कि वो किसी काम के लिए दिल्ली जा रहे हैं, या दिल्ली की दौड़ यदि हो रही है तो उसका जो रियल जो रीजन है वो क्या है, कभी किसी नेता ने नहीं कहा। अब एक बार पहले भी हमने देखा है कि लगातार दिल्ली की दौड़ हुई थी, सियासी उठापटक बहुत देखी जा रही थी छत्तीसगढ़ की राजनीति में, और 2.5 साल का जो फॉर्मूले की बात बार बार कही जा रही है, इसको भी मद्देनजर दिल्ली का दौरा कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है बीजेपी की नजर में भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जब राजनांदगांव में हाल में जब वो दौरे पर थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है ये वो स्पष्ट क्यों नहीं कर देते, हाईकमान की ऐसी कोई बात नहीं है। और जो लगातार जो है जो बीजेपी इस बात को लेकर कहती रही है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी जो है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्पष्ट कर दे कि जो थी उसको लेकर वो गए हुए थे। हालांकि इस पूजा को लेकर भी कई मायने जो है निकाले जा रहे थे, इसको लेकर भी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उसी दौरान जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अमरकंटक गए थे पूजा कराने को लेकर। तो ये तो है कि 2.5 साल के मसले को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है, और जब भी कोई दौरा इस तरीके से होता है, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का दौरा हो, सियासी जो चर्चाएं हैं वो आम हो जाती है, और इसके साथ ही सबकी नजर भी इस दौरे पर टिक जाती है। अभी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो राहुल गांधी हैं वो उनका दौरा होने वाला, हालांकि तारीख तय नहीं है, लेकिन इस दौरे पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। इसको लेकर भी कई तरीके की बातें जो है वो कही जा रही है। बीजेपी अपनी तरफ से बात कर रही है, कांग्रेस के अंदरूनी जो सूत्र अटकल है कि राहुल गांधी दौरे पर आते हैं तो उस दौरान संगठन में भी कुछ बदलाव की संभावना बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और एक और अहम खबर का हम जिक्र करेंगे, जहां ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई आज होने वाली है। जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 27% आरक्षण को लेकर अंतिम सुनवाई ये है, जहां पिछली जब सुनवाई हुई थी तो हाई कोर्ट ने जो रोक है भर्तियों में वो बरकरार रखी थी, और इसको लेकर काफी सियासत भी हुई थी।
अब जबलपुर हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से अंतिम सुनवाई होने जा रही है। ओबीसी 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी थी और इस बार क्या कुछ होता है ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सियासत हो रही है प्रदेश में वो आज के बाद शायद थम जाए। और चलिए सीधे रुक करते हैं जबलपुर का संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत प्रदेश में पहले से ही हो रही है और आज हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई है। देखिए बिल्कुल रेनू, तमाम जो 33 याचिकाएं हैं उन पर आज अंतिम सुनवाई की शुरुआत होने जा रही है। पिछले बार सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने पैरवी की थी। लाख कोशिशों के बावजूद भी हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नया जारी करने से या रोक को हटाने से इनकार कर दिया था और स्पष्ट किया था कि 20 सितंबर को हम अंतिम सुनवाई मामले की करेंगे। सरकार का पक्ष अब तक बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो चुका है रेनू। याचिकाकर्ता आज अपना कहीं ना कहीं जो पक्ष है वो हाईकोर्ट के समक्ष रखेंगे। बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है रेनू ये सुनवाई, चूंकि जो चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक, उनके तबादले की भी अनुशंसा कर दी गई है। इस बीच क्या वो इस मामले पर अहम सुनवाई के बाद निर्णय पारित करके ही जाते हैं या क्या कुछ होगा, ये बहरहाल उनके मताधिकार की बात है। लेकिन जो भी हो, महत्वपूर्ण सुनवाई आज होगी। इसके साथ ही साथ आपको रेनू बता दूं कि 1 सितंबर को सरकार ने जो आदेश जारी किया था, यानी कि समस्त जो अन्य मामले जिन पर रोक है उनको छोड़कर समस्त भर्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में 27% आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, ऐसा सरकार ने आदेश 1 सितंबर को निकाला था। उसे भी चुनौती दी गई थी और उस पर भी आज हाईकोर्ट विस्तृत सुनवाई करने जा रहा है कि आखिर जब हाईकोर्ट ने रोक हटाने से इनकार किया तो सरकार ने आखिर जल्दबाजी क्यों की। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन रहेगा 27% ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर के याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या कुछ तर्क वितर्क किए जाते हैं अदालत में, यह भी बेहद दिलचस्प होगा। एक लंबी सुनवाई की उम्मीद आज है, जो कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वो अंतिम सुनवाई के मूड में है आज से। तो एक लंबी सुनवाई आज हाईकोर्ट परिसर में हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रतीक। तो आज अंतिम सुनवाई हाईकोर्ट में हो सकती है। 33 याचिकाओं के चलते सुनवाई होनी है और कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है, जहां मुख्यमंत्री इस बैठक को लेंगे। वर्चुअली पूरी बैठक होगी। पिछली बैठक में जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। तो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। सीएम वर्चुअली बैठक में शामिल होंगे और पिछली बैठक में जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे कानून व्यवस्था को लेकर, कार्यों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, उसको लेकर आज समीक्षा की जाएगी। और सीएम की जो बैठक होगी वो प्रदेश के कई बड़े आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे वर्चुअली। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों को लेकर समीक्षा की जाएगी। कितना काम हुआ कानून व्यवस्था के लिहाज से, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिहाज से, तमाम मुद्दे, तमाम बिंदु जहां पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नजर डालेंगे। और जशपुर से खबर है, पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का निधन हुआ। काफी दुखद खबर। इलाज के दौरान बेंगलोर के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1 महीने से उनका बेंगलोर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि लीवर की बीमारी से वे ग्रसित थे और काफी वक्त से ग्रसित थे और पिछले 1 महीने से उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, जिसके चलते बेंगलोर के निजी हॉस्पिटल में वे भर्ती थे और कल उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के पुत्र थे युद्धवीर सिंह जुदेव और चंद्रपुर से विधायक, 3 बार के विधायक, संसदीय सचिव भी रहे हैं। और जब बीजेपी की सरकार थी तो उनको कई सारी जिम्मेदारियां भी दी गई। जशपुर राज परिवार के सदस्य थे युद्धवीर सिंह जुदेव। अब पूरे सियासी गलियारे में शोक की लहर है। जशपुर उनका पार्थिव देह लाया जाएगा। हो सकता है कि आज शाम या कल सुबह उनका पार्थिव देह जशपुर पहुंचेगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। और इसी दौरान देखा यह जा रहा है कि जो कोरबा समूह है उनमें काफी दुख, काफी शोक की लहर है। अच्छा जाना माना चेहरा, युवा नेता और पिता के निधन के बाद इन्होंने ही राजनीतिक कमान संभाली और पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, उसमें उनकी पत्नी ने हिस्सा लिया था लेकिन वे हार गई थी। पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव के निधन के बाद अभी देखा जा रहा है कि सियासी गलियारों में काफी शोक की लहर बनी हुई है।
खबर कोरबा से है। चोरी के आरोप में पिटाई। एससीसीएल खदान में 2 लोगों की पिटाई हुई। चोरी के आरोप में सुरक्षा गार्ड ने पीटा। चोरी कबूल करवाने के लिए जमकर पिटाई की गई। दोनों के हाथ पैर बांधकर पिटाई की गई। आरोपियों की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तस्वीरें ये देखिए, जहां पर बेदम पिटाई का ये वीडियो सामने आया है। कोरबा से बड़ी खबर है। चोरी के आरोप में पिटाई का मामला, जहां एससीसीएल खदान में 2 लोगों की पिटाई हुई। चोरी के आरोप में सुरक्षा गार्ड ने पीटा। चोरी कबूल करवाने के लिए जो आरोपी है उसकी पिटाई की गई है। दोनों हाथ पैर बांध दिए गए और उसके बाद 2 लोगों ने डंडे से, लाठी डंडों से, लात घूंसों से जमकर पीटा। आरोपियों की पिटाई का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। एक ने चोरी की, गलती की और दूसरे लोगों ने जमकर पीटा। चोरी का जो जुल्म है वो कबूल करवाने के लिए और कानून अपने हाथों में लिया। इसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि पूरे मामले की जांच हो रही है। वीडियो जो वायरल हुआ है उसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वर्दीधारी भी मौजूद हैं। जो वीडियो सामने आया है कुछ ही सेकंड का वीडियो है और इसमें वर्दीधारी भी मौजूद हैं। तो क्या पुलिस के सामने ये पिटाई हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो आरोपी है वो तो पीट ही रहे हैं, लेकिन यदि पुलिस वहां पर मौजूद है, क्योंकि देखिए आप वर्दी पहना हुआ सिपाही नजर आ रहा है, और यदि पुलिस के सामने ये पिटाई हुई है तो वाकई में बहुत ही निराशाजनक, क्योंकि जिस तरीके से पिटाई हो रही है, खुलेआम चोरी यदि की है युवक ने तो उसको पुलिस के हवाले किया जा सकता है, थाने ले जाया जा सकता है, उचित कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन चोरी का जुर्म कबूल करवाने के लिए यहाँ पर अन्य लोगों ने लात, घूंसे, डंडे से जमकर युवक की पिटाई की है। दोनों के हाथ पर बांधकर पिटाई का ये जो वीडियो सामने आया है, अब इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद जो पुलिस महकमा है वो भी सख्ते में है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं जो कि वर्दीधारी है और उनके सामने ये पूरा घटनाक्रम होता है। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे इन्हीं पुलिस वालों के अंडर में युवक की पिटाई हो रही है। तो एससीसीएल खदान में चोरी का मामला और चोरी करने वाले युवक को पीटा गया। और पिटाई इसलिए भी बहुत ज्यादा की गई है क्योंकि युवक अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा था। अब यह भी जांच का विषय है कि क्या वाकई में युवक चोर है, उसने चोरी की थी, या फिर उसे मार मार कर उसका जुर्म कबूल करवाया गया। पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, जो सिपाही वो यहाँ पर मौजूद थे और उनके सामने युवक की जमकर पिटाई की गई। प्रदेश भर में आज से प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। स्टूडेंट्स 18 महीने बाद स्कूल पहुंचे। क्लासरूम को सैनिटाइज किया गया। बता दें कि अभी 50% क्षमता के साथ क्लासेस लगी हैं। माता पिता की लिखित सहमति के बाद ही बच्चे स्कूल पहुंचे। तो तमाम व्यवस्थाएं की गई, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 50% बच्चे भी स्कूल नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि माता पिता के मन में अभी भी डर है कि उनके बच्चे बीमार न हो जाएं। जैसा कि पहले ही से हमने ऐलान कर दिया था कि स्कूल भले खुल जाएंगे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगी और स्कूल प्रबंधन इसको लेकर दबाव नहीं बनाएगा किसी भी पेरेंट्स पर कि वे अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। यदि माता पिता सहमति जताएंगे, लिखित सहमति देंगे कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, तो ही बच्चे स्कूल आएंगे, वरना ऑनलाइन क्लास ही अटेंड करेंगे। तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं स्कूलों में ताकि बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ाई करें। पिछले 18 महीने से स्कूल बंद हैं, सभी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। टोटल अनलॉक हो गए हैं स्कूल, लेकिन अभी भी बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। तो बच्चे 50% बच्चे बैठेंगे स्कूल में, क्लासरूम में, ये कहा गया है। लेकिन 50% बच्चे भी स्कूल नहीं पहुंचे। हालांकि आज पहला दिन था। देखना यह है कि दिनों दिन बच्चों की संख्या बढ़ती है या फिर अभी भी माता पिता डर के साए में हैं। जैसा कि सरकार ने पहले ही बोला है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम जो पैरामीटर्स हैं उन्हें तय किया गया है ताकि बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधी पुलिस को गांजे से भरा मिनी ट्रक पकड़ने में कामयाबी मिली। गांजा तस्कर नमक की आड़ में की जा रही थी गांजे की तस्करी। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपए बताई गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर गांजे से लदा वाहन को पकड़ा और लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक और गांजा जब्त कर लिया गया है। तो बड़ी खबर है सीधी से, जहां पर 1 करोड़ 22 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है।
मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी और जब जांच की गई, खोजबीन की गई तो यहाँ पर नमक में छिपाकर गांजे को ले जाया जा रहा था। हालांकि मौके से जो ड्राइवर है वो फरार हो गया। जब्त गांजे की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। मिनी ट्रक है जिसमें गांजा लेकर जाया जा रहा था और पहले भी कई बार गांजे के ट्रक पकड़े जा चुके हैं। बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया जा चुका है। एक बार फिर से मिनी ट्रक को पकड़ा गया है। करोड़ों की कीमत का गांजा इसमें रखा हुआ था जो कि लेकर जाया जा रहा था। ड्राइवर मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भिंड में गणेश विसर्जन के दौरान 4 बच्चों के तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सहित सामान्य प्रशासन मंत्री ओपीएस भदौरिया भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 10-10 हजार की आर्थिक सहायता दी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख देने की सहायता के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन ने रेस्क्यू करने वाले शख्स को 10,000 के इनाम देने की घोषणा भी की। शिवराज सरकार ने प्रदेश भर में फैले एमपी वक्फ बोर्ड की बेशकीमती संपत्तियों की सुध लेना शुरू कर दी है। बुरहानपुर दौरे पर आए एमपी वक्फ बोर्ड के सीईओ शेख हसरुद्दीन ने बताया कि पहले प्रदेश भर में करीब 10 से 15 हजार बोर्ड की कृषि भूमि का सर्वे किया जाएगा। सर्वेक्षण दल संपत्तियों का ब्यौरा तैयार कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर है कोंडागांव से, जहां के बोरगांव में बोलेरो और ऑटो की भीषण टक्कर में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऑटो में 16 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 4 महिलाओं को जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहां उन्हें देखने कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा पहुंचे। सड़क हादसे में 4 पुरुष, 4 महिला और एक बच्ची की मौत हुई है। बोरगांव हादसे पर सीएम ने दुख जताया और अधिकारियों को मृतक के परिजनों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। तो कोंडागांव के बोरगांव में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। ऑटो में सवार लोगों में से 9 लोगों की मौत, 7 लोग घायल बताए गए। के पास में ऑटो जो है गांव से सड़क की ओर आ रहा था, मुख्य सड़क पे। जैसे हाईवे पे पहुंचा है तो स्पीड से स्कॉर्पियो से टकरा गया है। टकराने के बाद जो है उसमें 8 लोगों की ऑटो सवार की मृत्यु हो गई है और बाकी जो घायल है उनका इलाज जारी है। उससे 5 लोगों को अभी गंभीर घायल को रायपुर रेफर किया जा रहा है। थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरगांव में NH30 में एक ऑटो और स्कॉर्पियो के बीच में भिड़ंत हुई है, जिसमें 8 लोग की मृत्यु और हुई है और शेष 5 उसमें से जो सवार थे उनको बेहतर उपचार के लिए और रायपुर रेफर किया गया है। शेष लोगों का उपचार जो है अभी जारी है। तो वहीं बोरगांव सड़क हादसे पर सीएम ने जताया दुख, परिजनों को हर संभव मदद का निर्देश जारी किया है। घायलों को बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए गए हैं और जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। बोरगांव सड़क हादसा हुआ, 9 लोगों की मौत और कई लोग जख्मी बताए गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश सीएम ने जारी किए हैं। अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि सभी घायलों का इलाज अच्छे से हो और साथ ही जो मृतक हैं उनको भी इस दुख की घड़ी में मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया जाए। रायपुर में आरंग के भलीरा गांव में लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कार्यक्रम के दौरान शेड गिर गया, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता और ग्रामीण घायल हो गए। लोकार्पण के दौरान पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू भी मौजूद थे। भलीरा गांव हादसे की वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक बजाज ने घायलों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पानी भरे होने के बाद लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन कैसे हुआ। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं भारी बारिश को लेकर एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बस्तर संभाग में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। बिलासपुर, मुंगेली, कोरिया, सूरजपुर में भी भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। अलर्ट, त्वरित पूर्वानुमान और आज भी हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की दूसरी रस्म डेरी गड़ाई की रस्म पूरे विधि विधान के साथ की गई है। करीब 600 साल पुरानी परंपरा है, जिसका निर्वाह किया गया। चूंकि आज से पितरपक्ष शुरू हो गए और इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं। यही वजह है कि रस्म को पितरपक्ष शुरू होने से पहले पूरा किया गया और रथ निर्माण करने वाले कारीगर पहुंचे। कल से ही 2 मंजिला विशालकाय रथ का निर्माण शुरू हुआ।
और इसी के साथ खबरों में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। Headlines presented by Join ISBN University. Call 93731 पंजाब में हुए घटनाक्रम के बाद छत्तीसगढ़ में भी सियासी हलचल तेज। अचानक दिल्ली दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कहा कोई राजनीतिक दौरा नहीं। आज ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई। पिछली सुनवाई में रोक रखी थी बरकरार। आज लगेगी सौगातों की झड़ी। 103 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का सीएम शिवराज करेंगे लोकार्पण। गर्भवती महिलाओं को मिलेगी 5 करोड़ की राशि। लाडली लक्ष्मी योजना की भी देंगे छात्रवृत्ति। आज सीएम शिवराज की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। योजनाओं को लेकर होगी बात। पिछली बैठक में दिए निर्देशों की भी समीक्षा। रैगांव के रण के लिए बीजेपी में रणनीतियों का दौर। आज सत्ता में मंथन। बीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लेंगे बैठक। दर्जन भर सरकारी अधिकारियों के घरों में घुसा पानी।